नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर पांडे और वेलकम करता हूं आप सभी के अपने चैनल पे बायोलॉजी बाइट्स पे। यार कल हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी और आपको डेमो क्लास की तरीके मैंने चालू किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कुछ लोगों की उसमें शिकायत थी कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ थी, तो आज उसको अपने मद्देनज़र रखते हुए और अपनी कमी पे काम करूँगा और कल का बताया हुआ एक बार रिवीज़न कराऊंगा और उसके बाद आगे से चालू करूंगा। ओके भाई, कल एक टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अचानक से रुक गया था, आज उसका आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना, इसी को डाइजेशन बोलते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स समझते हो क्या? यानी कि जैसे कि हम लोग समूचा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, है ना। अब अपनी बॉडी क्या करती है कि इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती है। अपने बॉडी में इसका जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो दूसरा है। यानी कि अब अगर इसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है तो हमें इसको कुछ ना कुछ भागों में तोड़ना होगा। इसी के लिए हम लोग फूड को मेस्टिकेट करते हैं, यानी चबाते हैं, और पेट में उसका डाइजेशन होता है। तो यहाँ से एक बात सिंपल समझ में आती है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना ही डाइजेशन है, ठीक है। और अपने बॉडी में चल रही हर रिएक्शन एंजाइम के थ्रू होती है, इसीलिए अपनी बॉडी की हर रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलेज होते हैं। हाइड्रोलेज का मतलब समझते हो? यानी कि वो चीज़ें जो पानी में वर्क करें, यानी कि लिक्विड मीडियम पे वर्क करें, उनको हाइड्रोलेज बोलते हैं। तो अपने बॉडी का हर एक एंजाइम हाइड्रोलेज होता है और अपने बॉडी की हर एक रिएक्शन एंजाइम के थ्रू ही हो रही होती है। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ रहे हैं और ये एंजाइम के थ्रू हो रहा है और एंजाइम हाइड्रोलेज है, तो क्या ये प्रोसेस भी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हुई? है ना भाई, समझ रहे हो? यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना डाइजेशन, ये कौन करा रहा है? एंजाइम करा रहा है। एंजाइम क्या है? हाइड्रोलेज है। तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि यार डाइजेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। क्या फ़र्क होता है इंट्रा और एक्स्ट्रा में? तो हमने आपको बताया था कि लोअर ऑर्गेनिज्म या कह लो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से ही बने हुए हैं, तो क्या उनके पास कोई एरिया है क्या कि अपने जूसेस या एंजाइम बाहर रिलीज कर सकें? नहीं है ना, वो तो एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर होने वाली चीज़ों को हम लोग इंट्रासेलुलर बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेल के बाहर कोई चीज़ हम लोग रिलीज करके किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि अपनी बॉडी में होता है। अपनी बॉडी में पूरी गट होती है और गट में हम लोग चीज़ें से अपने जो ऑर्गन होते हैं वो चीज़ें सेक्रीट कर रहे होते हैं और अपने गट में ही उसका डाइजेशन हो रहा होता है। तो यहाँ से अपने को एक डिफरेंस समझ में आ गया कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैसे मूव किए थे? इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा था। ह्यूमन डाइजेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, ठीक है। ह्यूमन डाइजेशन को दो पार्ट में बांटा था। कौन कौन से पार्ट थे? एक तो एलिमेंट्री कैनाल थी और दूसरा हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स थी। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमने आपको ऑर्गन बताए थे। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि अपनी माउथ की ओपनिंग से लेके अपनी एनस की ओपनिंग तक जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें अपनी एलिमेंट्री कैनाल में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्पीड तेज़ तो नहीं लग रही भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से आ गए? माउथ आ गया, बकल कैविटी आ गया, फिर उसके बाद अपना फेरिंक्स आ गया, फिर ईसोफेगस आ गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का अपना ओवरव्यू आ गया। उसके बाद जो हम लोगों ने दूसरा पार्ट बांटा था वो था हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि इतने हिस्से में कौन कौन सी ग्लैंड इससे एसोसिएट है, इससे जुड़ी हुई है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। वो कौन कौन सी थी? पहला आ जाता है हमारी सेलेवरी ग्लैंड्स जो हमारे बकल कैविटी में होती हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पेट में जो स्टमक में होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पेनक्रियाटिक ग्लैंड
यानी कि पेनक्रियास एक ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में। फिर आ जाता है हमारा लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। फिर आ जाता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ग्लैंड। जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ग्लैंड होती है वो इंटेस्टाइनल जूस बनाती है, जिसको सकस एंटेरिकस बोलते हैं, और यही इंटेस्टाइनल जूस आगे फर्दर डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था दोस्त कि अपने जो एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन थे ना, जैसे माउथ, बक्कल कैविटी, इसको एक एक करके डिवाइड करना चालू किया था। तो ये यहाँ पर हमने इरेज इसीलिए नहीं किया ताकि यहीं से ही आप लोगों को कंटिन्यू करा पाए। इसके बाद हमने माउथ में आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। इट इज़ अ स्लिट विच ओपन इनटू बक्कल कैविटी। माउथ इज अ स्लिट विच ओपन इनटू बक्कल कैविटी। माउथ एक स्लिट है, स्लिट मतलब दरार। माउथ इज अ स्लिट विच ओपन इनटू बक्कल कैविटी। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी। फिर आ जाएंगे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को ही अपनी ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी का क्या है कि बक्कल कैविटी में पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने अंदर का पूरा बक्कल कैविटी है तो इसमें कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है पैलेट। पैलेट क्या होता है? ये जो ऊपर अपने हार्ड सब्सटेंस, उंगली लगाने पे अपने को हार्ड सब्सटेंस देखने को मिलता है ना, इसको हम लोग पैलेट बोलते हैं। पैलेट दो तरीके के होते हैं, एक तो हार्ड पैलेट होता है, दूसरा सॉफ्ट पैलेट होता है। यहाँ हमने आपको बताया भी था कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, और जो अपना सॉफ्ट पैलेट होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद बक्कल कैविटी के बाद हम लोग टीथ में आ गए थे। टीथ को हमने बताया था कि ये हॉट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, टीथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टीथ को सबसे पहले तो हम लोगों ने ऊपरी 3 भागों में बांटा। तो किस किस भाग में बांटा? थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। दिख रहा है ना भाई स्क्रीन में? अब थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट, टीथ प्रेजेंट इन अ सॉकेट। टीथ जब सॉकेट में प्रेजेंट होता है तो उसको थीकोडोंट बोलते हैं। टीथ जब सॉकेट में प्रेजेंट होता है तो उसको थीकोडोंट बोलते हैं। अपने टीथ क्या सॉकेट में प्रेजेंट हैं? अपने जो गम्स हैं जॉ में, ये क्या सॉकेट की तरीके काम कर रहे हैं क्या दांत के लिए? तो बस उसी को ही अपन थीकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी कि ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अपने 32 दांत हैं तो 32 एक बराबर नहीं है, ये 4 तरीके के दांत हैं। ठीक है, तो हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इसके बाद अब डाइफायोडोंट का कन्वर्जन देख लेते हैं। तो डाइफायोडोंट में हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, एक टेम्परेरी डेंटिशन और एक परमानेंट डेंटिशन। इसको प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन भी बोल देते हैं कई बुकों में, तो इससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना याद रखना है कि डाइफायोडोंट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं परमानेंट। जो टेम्परेरी होते हैं उनको डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। डेसिडुअस टीथ या मिल्की टीथ यानी दूध के दांत जो बचपने में आते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ जिनको एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, जो हमारे आगे एडल्ट एज में आते हैं यानी कि 18 के बाद। ठीक है, अब डेसिडुअस टीथ का हमने आपको बताया था कि ये नंबर इसका कितना होता है। तो डेसिडुअस टीथ जो होते हैं वो 20 नंबर में होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ थोड़ा। तो ये डेसिडुअस टीथ, मिल्की टीथ 20 इन नंबर में होते हैं। तो हमने आपसे बताया था कि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है। सबको मालूम होता है कि 20 दांत होते हैं, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं मिल्की टीथ। वो पूछेगा कि अगर एडल्ट एज में अपने 32 दांत होते हैं और डेसिडुअस केवल 20 हैं तो वो 12 कौन से दांत हैं जो एब्सेंट हैं, है ना भाई? वो यही पूछेगा आपसे कि अगर डेसिडुअस टीथ 20 हैं तो 12 कौन से दांत एब्सेंट हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? हमने आपको टाइप बताया था ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आपको याद रखना है कि जो डेसिडुअस टीथ या टेम्परेरी टीथ होते हैं इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होता है। प्रीमोलर एक भी टीथ नहीं होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है, 0 होता है। अपने पूरे जॉ में 32 दांतों में 8 दांत प्रीमोलर होते हैं। तो अगर यहां एक भी नहीं है तो कितने नहीं है? यानी कि 8 दांत नहीं है। और
थर्ड मोलर एब्सेंट होता है। हमने आपको बताया था जॉ का डिवीजन करके कि इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर प्रेजेंट होता है। मोलर में 3 दांत होते हैं, तो जो लास्ट मोलर होता है ना उसी को थर्ड मोलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड मोलर एब्सेंट होता है। कहाँ एब्सेंट होता है? इधर मिल्की टीथ में, यानी कि डेसिडुअस टीथ में, प्राइमरी डेंटिशन में। तो 20 दांत तो होते हैं, एब्सेंट कौन से होते हैं? 12 एब्सेंट हुए। तो 12 में हमने एक तो बता दिया कि प्रीमोलर एब्सेंट है, यानी कि 8 दांत यहां एब्सेंट हो गए, और मोलर थर्ड मोलर एब्सेंट है। अब थर्ड मोलर अगर हाफ जॉ में, अपना जो अपर जॉ है इसके हाफ जॉ में एक साइड थर्ड मोलर है, तो हाफ हाफ 4 हिस्से हुए ना, 2 ऊपर के हिस्से, 2 नीचे के हिस्से। तो लास्ट दांत अगर सब में एब्सेंट है तो 4 दांत गायब है ना बचपने में। तो मोलर थर्ड मोलर गायब है, और प्री मोलर एको नहीं होता। तो 8 दांत यहां एब्सेंट, 4 दांत यहां एब्सेंट। 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो बस यही 12 दांत प्राइमरी डेंटिशन में नहीं होते हैं। इसके बाद एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। ठीक है, तो 32 टीथ जो होते हैं इसमें 20 तो यही रिपीट होके आते हैं। बचपने में दांत टूटता है, फिर उसके बाद आता है, तो 20 तो यही रिपीट होके आते हैं। 20 के अलावा ये जो नए 12 है ना, जो यहाँ पर एब्सेंट थे, यानी कि प्री मोलर और थर्ड मोलर, ये जो दोबारा आए हैं, इनने इसको मिला के पूरा 32 मेंटेन किया है। तो ये जो 12 दांत होते हैं, 12 टीथ, ये लाइफ में एक बार आते हैं। ये 12 टीथ लाइफ में एक बार आते हैं, इसीलिए इनको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज को आप लोग भी अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा कि क्या चीजें बताई हैं। थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट बताया, फिर थीकोडोंट टीथ प्रेजेंट इन अ सॉकेट बताया, फिर डाइफायोडोंट में प्राइमरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन यानी टेम्परेरी और परमानेंट टीथ बताया। इसमें 20 होते हैं, इसमें 32 होते हैं। इसमें 20 में कौन से 12 एब्सेंट होते हैं वो बताया, प्रीमोलर और थर्ड मोलर। फिर इसमें वही 12 आ जाते हैं, 20 तो टूट के दोबारा 12 आते हैं, और यहाँ 12 नए आ गए। ये 12 लाइफ में एक बार आते हैं, इसीलिए इनको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? इतनी चीज़ें आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है डेंटल फॉर्मूला। एक बार इसको पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, या अपना देखना चाहें, रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है क्या होता है। तो ये होता है यार अपना डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अ अपर हाफ जॉ
अपॉन में नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अ लोअर हाफ जॉ। अच्छा, ये अपर हाफ जॉ और लोअर हाफ जॉ का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। कल आप लोगों को ये चीज़ हमने बताई थी कि अगर ये अपना जॉ है सपोज, तो इसको अगर हाफ पार्ट में बांटेंगे तो एक साइड का हिस्सा कहलाता है हाफ जॉ, ठीक है, और हाफ जॉ इधर होगा। ऐसे ही नीचे भी होता है। तो ये मान लो अपर हाफ जॉ हो गया, अरे इसको समझ लीजिएगा आप लोग कि ये अपर हाफ जॉ हो गया और नीचे लोअर हाफ जॉ होता है, ठीक है। ये केवल एक समझाने के लिए बता रहे हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अ अपर हाफ जॉ और अपॉन में नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अ लोअर हाफ जॉ। ये कॉन्सेप्ट केवल समझने के लिए ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन क्या मतलब डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अपॉन में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये चीज़ आपको मेन याद रखनी है कि डेंटल फॉर्मूला जब हम लोग निकालते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था ना कि अपर हाफ जॉ में कैसे टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 2 इंसीजर होते हैं, फिर 1 कैनाइन होता है, फिर 3 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं, ठीक है, यही आपको बताया था। ऐसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, क्या ये हाफ जॉ के हो गए। तो नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अपर हाफ जॉ, क्या ये अपर हाफ जॉ का हो गया, और अपॉन में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन लोअर हाफ जॉ। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि ये हाफ हाफ जॉ का है ना भाई। हाफ जॉ 4 पार्ट होते हैं ना, ये अपर जॉ हो गया, ये लोअर हाफ जॉ, लोअर जॉ हो गया। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट ऊपर निकलेंगे, 2 पार्ट नीचे निकलेंगे। तो ये तो केवल 2 पार्ट की बात हुई ना। इसको जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा अपने डेंटल फॉर्मूला आ जाता है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने दांत होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डेसिडुअस टीथ, यानी कि मिल्की टीथ, बच्चे के दांत। तो उसमें क्या होता है, क्या इंसीजर प्रेजेंट होते हैं क्या पूरे, है ना। इंसीजर प्रेजेंट होते हैं ना। तो इंसीजर कितने होते हैं, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। इंसीजर होते हैं आपके 2, कैनाइन कितने होते हैं 1, प्रीमोलर एब्सेंट बताए थे क्या बच्चे में, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और मोलर में 3rd मोलर एब्सेंट बताया था, यानी कि 2 तो होते हैं, ठीक है। सेम चीज ऊपर भी होगी, ये अगर हाफ जॉ का है तो सेम चीज ही तो ऊपर होगी। तो अगर आपसे अब ये चीज हमने किसकी बताई, डेसिडुअस टीथ की। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, क्या पूछ रहा है, उसने आपसे पूछा डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड। तो अब क्या आप लोग बिना झिझके लिख सकते हैं कि ये होता है 2102 अपॉन में 2102 इंटू 2। अब ये जो इंटू 2 का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे यूज होता है इसको देख लो। इसमें हम लोग टोटल प्लस करते हैं। यहां पर ऊपर जरा एक बार आप लोग प्लस करिएगा। ये कितने टीथ हैं, 2, 2 4, 1 5, 5 दांत हैं ऊपर, ठीक है। तो 5 दांत ऊपर हो गए आपके, नीचे भी 5 दांत हो गए। अब इसको इंटू 2 करो। तो अब इसमें ये 5 5 डिवाइड ना कर देना यार, ये लिखने का केवल एक तरीका है।
तो 5 5 कितने दांत हो गए? 10। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, ये दोनों जॉ के दांत लिखे हुए ना, तो दोनों ऐड होते हैं, तो ये क्या 10 इंटू 2 आ गया भाई, ये 10 इंटू 2 आ गया। अब ये गिनती कितनी निकली है? 20 निकली, 10 इंटू 2 20 आ गया। अब याद करो क्या बताया था हमने, डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं? 20 इन नंबर। क्या ये अपने 20 इन नंबर सही आ रहे हैं? डेसिडुअस टीथ बच्चे में होते हैं ना, तो हम लोगों ने डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड लिखा है क्या? डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड कैसे निकाला, फॉर्मूला समझ में आ गया? एक बार इसको अच्छे से देख लो, अच्छी चीज है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेंटल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। डेंटल फॉर्मूला में हमने आपको एक तो थ्योरी की स्टेटमेंट बताई कि नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अपर हाफ जॉ अपॉन में नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन लोअर हाफ जॉ, ये चीज बताई। फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई अपर हाफ जॉ और लोअर हाफ जॉ में दांत कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अपॉन में भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये कहां से आया ये पता लग रहा है ना भाई? हमने आपको हाफ जॉ ऐसे बताया, उसको डिवाइड कर दिया, तो हाफ जॉ बढ़ गया, तो ये उसी को तो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अपर हाफ जॉ। अपर जॉ हाफ कर दिया, तो हाफ में यही दांत तो प्रेजेंट होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसी सीक्वेंस से लगे होंगे। ठीक है, अपॉन में भी इसी सीक्वेंस से लगे होंगे, लोअर हाफ जॉ में यानी। तो अब हमने बताया कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि बच्चे का डेंटल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं और थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं, यही बताया था। तो इंसीजर तो प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इंसीजर 2 होंगे, कैनाइन 1 होगा। ये 2 और 1 कैसे हो रहे हैं भाई, ये पता लग रहा है? जब हमने आप लोगों को ये जॉ बताया था ना, एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये समझ में आ रहा है? यही तो हमने आप लोगों को बताया था कि 2 इंसीजर होते हैं हाफ जॉ में, 2 इंसीजर होते हैं, एक आपका कैनाइन होता है, फिर 3 आपके प्रीमोलर होते हैं और 3 इधर मोलर होते हैं। एक सेकंड भाई, एक गलती है, 2 मोलर होते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ सॉरी भाई, इसको मिस्टेक को सही कर लेना। 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। ठीक है, तभी तो आप लोग अगर इसको गिनो, 3 2 5 2 6 और 1 7। ठीक है, 3 2 5 2 6, 3 2 5 2 7 और 1 8। अब 8 8 16, 16 ऊपर 16 नीचे, 32 हो गए। ठीक है, 16 ऊपर 16 नीचे, 32 हो गए। तो अब यही दांत हमने यहां पर लिख रखे हैं। इसको कैसे कैसे बांटा है ये बता दिया। अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड हम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे ही अब पढ़ते हैं फॉर्मूला एडल्ट का। ठीक है, एडल्ट में सारे दांत प्रेजेंट होते हैं क्या? यानी कि जो मोनोफायोडोंट थे, ये 12 दांत जो यहां अब्सेंट थे, प्रीमोलर और थर्ड मोलर जो यहां अब्सेंट थे, वो यहां आ जाएगा। तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये समझ में आया कैसे हुआ? यानी कि अब हम लोग जब एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे वो दांत आ गए जो यहां पर नहीं थे, और वो दांत आए तो कौन से आए? एक तो प्रीमोलर आ गए और दूसरा हमारा थर्ड मोलर आ गया। तो प्रीमोलर 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 आ गए प्रीमोलर की जगह पे। यहां 0 थे, यहां 2 आ गए और नीचे भी 2 आ गए। ठीक है,
और बाकी यहाँ पर देखो मोलर हमने 2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर थर्ड मोलर एब्सेंट है, यहाँ पर थर्ड मोलर आ गया तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब इसको बताओ ये टोटल कितने दांत हुए? 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 ऊपर 8 नीचे। अब ये 8 और 8 16 दांत हो गए। 16 इंटू 2 करो, ये 32 आ गए। क्या 32 ही दांत होते हैं क्या एडल्ट में? ठीक है, पता लग गया। अब क्या डेंटल फॉर्मूला के बारे में समझ में आ रहा है? डेंटल फॉर्मूला का फॉर्मूला कैसे उसको लिखा जाता है, फिर बच्चे का और एडल्ट का। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। यही 2 मेन फॉर्मूले होते हैं। वैसे तो एक हम लोग उसका भी याद कर लेते हैं फॉर्मूला, एक टीन एज का, यानी कि जब वो 16-17 साल की उम्र होती है तो उसमें ये अपने मोलर नहीं आए होते हैं। ये जो थर्ड मोलर है इनको विजडम टूथ बोलते हैं। ये जो थर्ड मोलर होते हैं इनको विजडम टूथ यानी कि अकल दाढ़ बोलते हैं। ये उस एज पे नहीं आई होती है, तब हमारे दांत कितने होते हैं? 28। तब थोड़ा सा डेंटल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यानी कि बस हम लोग थर्ड मोलर को गायब कर देंगे तो 2 1 2 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 आ जाएगा। तो बस यहां पर नोट डाल के एक बात लिखनी की है केवल, ये ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, हमको आगे लिखना है। नोट तो कर लिया था ना यार सबने? ठीक है, ये नोट डाल के लिख लेना है बात। इसको आप लोग मेन याद रखना कि थर्ड मोलर को हम लोग विजडम टूथ बोलते हैं, यानी अकल दाढ़। ठीक है, इसको भी लिख दे रहे हैं। ये अकल दांत होते हैं। ये जो थर्ड मोलर होते हैं यानी विजडम टूथ, इनको अकल दांत या अकल दाढ़ भी बोलते हैं। हिंदी भाई तुम लोग लिख लेना, हिंदी कठिन है दाढ़ की। तो ये चीजें समझ में आ गई, इरेज कर दें, आगे बढ़ें। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, अपना जो दांत होता है ना, अगर इसका आप लोग सिंगल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये जो हम लोगों को सामने विजिबल है इसको क्राउन बोलते हैं,
और ये जो एम्बेडेड पार्ट है इसको नेक बोलते हैं। और इसके बाद इसके अंदर जो रूट्स गई हैं, दांत में रूट होती है ना अंदर, जिसके थ्रू वेन वगैरह आई होती है, तो उसको रूट पार्ट बोलते हैं। तो दांत के कितने पार्ट होते हैं सिंगल टूथ के? क्राउन, नेक और रूट। कितने हो गए? क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, इनको ही हम लोगों को आगे पढ़ना होता है। क्राउन में जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको इनेमल बोलते हैं। क्राउन, ये जो अपनी व्हाइट लेयर दिख रही है ना, इसको इनेमल बोलते हैं। और इनेमल के जस्ट अंदर कौन सी लेयर होती? डेंटाइन। इनेमल के जस्ट अंदर डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी। डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी। ये तीन बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब जरा स्ट्रक्चर एक जनरल से स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। स्ट्रक्चर पे आप लोग ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ठीक है, ये एक अपने दांत का स्ट्रक्चर समझ लो। अब इसको बांटा कैसे कैसे जाता है, सबसे पहले ये बताते हैं। क्राउन, नेक और रूट। जो अपर पार्ट विजिबल है उसको क्राउन बोलते हैं। उसके बाद ये जो बीच का पार्ट जो अपने जॉ में एम्बेडेड होता है इसको नेक बोलते हैं। और इसके बाद रूट पार्ट आ जाता है। एक मिनट यार, चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग। ओके है। तो अब ये जो अपनी अपर लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? फिर ये अपनी इंटरनल लेयर आ गई, और फिर ये अपनी डीप लेयर आ गई। इनके नाम देख लो। इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी। ठीक है, ये जो अपर लेयर दिख रही है जो व्हाइटिश होती है इसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। इनेमल के बारे में एक बात और याद रखनी है कि इनेमल अपनी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है इनेमल, है ना। कई लोग होते हैं मुर्गे की भी हड्डी चबा जाते हैं, देखा है ना भाई। तो ये बोन से भी ज्यादा पार्ट होता है अपना इनेमल। तो क्यों चबा पा रहे हैं? क्योंकि अपना इनेमल जो है वो उसमें इतनी क्षमता है कि वो बोन को भी काट सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट बात ये पढ़ लेनी है कि इनको बना कौन से सेल रहे हैं। भाई अपने बॉडी में कोई भी चीज अगर फॉर्म हो रही है, इनेमल अपनी लाइफ में केवल एक बार फॉर्म होती है। ठीक है, अगर एक बार इन एनी केस आपकी इनेमल डिस्ट्रॉय हुई तो वो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इनको बनाने वाले सेल के नाम लिख लेते हैं।
तो क्या क्या बात लिख दी कि इनेमल को बनाने वाले अमीलोब्लास्ट सेल होते हैं। वो सेल जो अपने दांत की इनेमल को फॉर्म करते हैं उनको अमीलोब्लास्ट सेल बोलते हैं, और वो सेल जो अपने दांत की डेंटाइन को फॉर्म करते हैं उसको ओडेंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं। तो अमीलोब्लास्ट और ओडेंटोब्लास्ट में फर्क समझ में आ गया। इसके बाद होती है हमारी पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में यार पल्प भरा होता है ना, और इसी पल्प में ये अपने रूट वाले रीजन से सारी अपनी वेंस वगैरह आई होती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या बताया है। इनेमल को बनाने वाले अमीलोब्लास्ट सेल, डेंटाइन को बनाने वाले ओडेंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, पल्प कैविटी में पल्प प्रेजेंट होता है जहां पर हमारी वेन्स, नर्व्स और कैपिलरीज, लैक्टियल्स भी, लैक्टियल्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लैक्टियल्स भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। पर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, अपने को यह याद रखना है कि यहाँ पल्प कैविटी में पल्प होता है और पल्प में ही हमारी वेन, नर्व और कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो आप लोगों को एक राउंड दिख रहा है ना, ये राउंड, ये वो राउंड है जहां से अपनी रूट्स, मतलब रूट से नर्व सारी एंटर करती हैं। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? बायो में सारा खेल नाम का है दोस्त, तो जिसको नाम ना याद हुए उसको लिए फिर बायो बेकार है। इसको क्या बोलते हैं? इसका जो भाई अपने बॉडी में हर वो जगह जहां से अपनी कोई ना कोई चीज पास कर रही हो उसको फोरामैन बोलते हैं। जैसे अपने क्रेनियम है ना, क्रेनियम के पीछे से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है तो उसको भी फोरामैन बोलते हैं, वो फोरामैन मैग्नम होता है ना। तो ऐसे यहां पर जो है इसको एपिकल फोरामैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामैन। ठीक है, इस गोले को एपिकल फोरामैन बोलते हैं। तो टूथ का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? टूथ को 3 पार्ट में बांटते हैं, एक्सटर्नली क्राउन, नेक और रूट, और इसकी जो अपर लेयर होती है उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। इनेमल बनाने वाले अमीलोब्लास्ट सेल होते हैं। इसके अंदर डेंटाइन होती, डेंटाइन को बनाने वाले ओडेंटोब्लास्ट सेल होते हैं। फिर उसके अंदर पल्प कैविटी होती है जहां पर हमारा पल्प भरा होता है, और पल्प में ही हमारे वेन, नर्व, कैपिलरी और लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सर्कल जहां से अपनी रूट से सारी वेंस अंदर जा रही होती हैं दांत में, इसको एपिकल फोरामैन बोलते हैं। इतना स्ट्रक्चर क्लियर है? ठीक है, इसको एक बार आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो नहीं भूलो कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा था, एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल में हम लोगों ने माउथ, बकल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस और स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब बांट दिया था। उसके बाद हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बकल कैविटी पढ़ा। बकल कैविटी में पैलेट आता है, फिर उसके बाद टीथ आते हैं, वो पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग टंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या अपनी टंग भी बकल कैविटी में आती है? जी, तो अब टंग पढ़ने जा रहे हैं। टंग के बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, केवल 1-2 लाइनें लिखाएंगे, उसको याद रखिएगा। टंग के बारे में हमें केवल यह बात याद रखनी है कि टंग इज अ फ्लैशी फोल्ड। फ्लैशी होती है क्या? बोन्स होती हैं क्या टंग में? नहीं होती ना। तो टंग एक फ्लैशी सा स्ट्रक्चर है जो कि पिंक कलर का होता है, और ये अपनी बकल कैविटी के बेस में होता है, और ये जिससे अटैच होता है ना उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। कभी अपनी टंग को ऊपर उठाना तो उसमें देखना कि एक
स्किन की थिन सी लाइनिंग आपको दिखेगी, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को आगे क्या लाइन लिख लेंगे, ये जो हम लिखते हैं इसको प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। Tongue is a fleshy pink color structure which is present in a base of buccal cavity and attached through frenulum. Attach through frenulum. इसको याद रखिएगा। ठीक है, फ्रेनुलम पता लग गया ना, टंग को ऊपर उठाने पे जो स्किन का पतला सा हिस्सा दिखे जिससे अपनी टंग अटैच है अपने बकल कैविटी में, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, और टंग में इसके अलावा केवल एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि टंग की सरफेस पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पेपिला भी बोलते हैं। ठीक है, अपनी टंग की सरफेस पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं जिनको पेपिले भी बोलते हैं। ठीक है, पेपिला या पेपिले। ठीक है, ये भी 2-3 तरीके के होते हैं पर हम लोगों को उतना डीप नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखना है कि टंग हमारा एक फ्लैशी पिंक कलर का स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट इन अ बेस ऑफ बकल कैविटी एंड अटैच थ्रू फ्रेनुलम। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। वो जो हम लोग आपको पेपिला के फॉर्म बता रहे हैं, ये पेपिले के फॉर्म फिलीफॉर्म पेपिला, फ्यूजीफॉर्म पेपिला, ऐसे करके आगे हम लोगों को हायर क्लास में जब हम लोग ये डाइजेशन चैप्टर जब आएगा ना अपने 11th में वापस से, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना इनफ है। इसके आगे क्या पढ़े हैं, इसके आगे अपना एक स्ट्रक्चर आया था फेरिंग्स, याद है क्या किसी को? टंग के बाद हम लोगों ने जो एलिमेंट्री कैनाल में स्ट्रक्चर लिखा था वो लिखा था फेरिंग्स। इसका हमें लग रहा है इंक खत्म हो गया। इसके बाद जो आया था वो अपना आया था फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या याद रखना है, फेरिंग्स के बारे में एक लाइन हमने आप लोगों को बताई थी कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, बस इतनी लाइन याद रखनी। ठीक है, बस एक लाइन याद रखना कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, जहां पर अपने इंटरनल नॉस्ट्रल खुलते हैं। ठीक है, और जहां से अपना फूड अंदर जाता है, एक यूवुला स्ट्रक्चर होता है ना, एक बेल टाइप की लटक रही होती है स्किन की, वो हिस्सा जो होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं, विच इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहीं से ही अपना खाना भी अंदर जा रहा है और वहीं से ही अपनी ब्रेथ भी अंदर जा रही है, यानी अपनी सांस एयर भी अंदर जा रही है। ठीक है, फेरिंग्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों ने पढ़ा कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फिर फेरिंग्स के 3 पार्ट पढ़े, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। आपको पता है कि हम लोगों ने फेरिंग्स को किस हिसाब से बांटा हुआ है? जो अपने इंटरनल नॉस्ट्रल के पास वाला एरिया होता है ना, उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, या अपना कह लो कि नेसल पैसेज वाला जो एरिया होता है उसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जहां से अपना फूड अंदर जा रहा है, ये जो कॉमन पैसेज है अपने मुंह से दिख रहा है, इसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और वो पार्ट फेरिंग्स का जो अपने लेरिंग्स के पास प्रेजेंट है, लेरिंग्स यानी साउंड बॉक्स के पास प्रेजेंट है, उसको लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के पढ़ लिए? एक तो हम लोगों ने माउथ पढ़ा, फिर उसके बाद बकल कैविटी पे आए। बकल कैविटी में हम लोगों ने टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा, बकल कैविटी में पैलेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फेरिंग्स पढ़ा, फेरिंग्स के टाइप पढ़े। अब इसके बाद आगे मूव करेंगे ईसोफेगस, देन स्टमक। ईसोफेगस में, ईसोफेगस को भी बता देता हूं, छोटा सा पार्ट है। ईसोफेगस इज अ फूड पाइप। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें इतनी बातें याद रखनी है कि ये हमारा फूड पाइप होता है, जिसकी लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, केवल यही एक याद रखने वाली बात है इसमें कि ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, जो कि अपने माउथ से फूड को स्टमक तक ले जाने का एक पैसेज है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं याद रखनी है, आगे जब हायर क्लास आएंगी तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मतलब अगर इकट्ठे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा तो हो सकता है कि रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आज यहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया, इसके बाद कल फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।